हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश बुक का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम डबल कॉलम कैश बुक था। हालांकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, जर्नल एंट्री बताई थी आपको कि देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में तो हमें सिर्फ कैश पर ध्यान रखना होता है, कैश पर कंसंट्रेट करना होता है। बट डबल कॉलम कैश बुक में हमें कैश के साथ साथ बैंक को भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बैंक के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। फिर मैंने कहा था डरने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों को जर्नल एंट्री में महारत हासिल है उनके लिए कैश बुक बहुत आसान होगा। बट कुछ एंट्रीज पर केयरफुली ध्यान देना। ऐसी एंट्रीज जो दिखता कुछ है होता कुछ और है। जैसे मैंने बताया था चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगर कभी राम से चेक मिलता है, नॉट इवन राम, किसी से भी चेक मिलता है, राम श्याम मोहन किसी से भी मिलता है, तो हम इमीडिएटली उसकी एंट्री नहीं करेंगे। हम पहले पता लगाएंगे कि हमने उस चेक का करा क्या है, उस चेक की ट्रीटमेंट क्या करा है। जैसे अगर उस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि मैंने उसे बैंक में डाल दिया और एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, मान लो आगे गिवन है चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जिस दिन हमें चेक मिला उस दिन हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, उसे हमने अपने हाथ में रखा था और इसलिए हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर जब जमा करवा देंगे, जब डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। मैंने टोटल 5 केसेस बनवाए थे, 4 केसेस, राइट, 4 या 5 बनवाए थे। पहला चेक रिसीव फ्रॉम राम, तो एंट्री आगे कुछ नहीं लिखा था, मैंने कर दिया राम बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन आगे नेक्स्ट केस में बताया था चेक रिसीव फ्रॉम राम और अगली एंट्री में लिखा है चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मैंने कहा था एक काम करो, जब मिला है तो एंट्री करो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये वाली बातें ध्यान रखना है। ठीक है सर। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हमें और ध्यान रखना है जो पिछली क्लास में नहीं बताया था, जरा उस पर कंसंट्रेट कर लो। सर कौन सी बात? आपको पता है इसमें एक और टॉपिक कवर होता है, एक और बात इसमें कवर होता है और वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो दोज एंट्री इन विच कैश एंड बैंक बोथ नेम इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आएगा हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो जैसे मैं ये बात बोलूंगा तो आपके ध्यान में आएगा सर एक एंट्री तो ये वाला हो गया, कैश और बैंक दोनों का नाम आना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो कैश और बैंक दोनों का नाम आया। दूसरी एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा है तो हम इसे भी क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। एक एंट्री ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और एक एंट्री बन गया हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। दीज 4 एंट्रीज, ये 4 एंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों का नाम आ रहा है। तो क्या सर हम इन चारों को कॉन्ट्रा बोलेंगे? तो नहीं बेटा, एक छोटा सा डेफिनेशन को कंप्लीट पहले कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? कॉन्ट्रा एंट्री मींस दोज एंट्री इन विच कैश एंड बैंक बोथ नेम आर इन्वॉल्व बट वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा कॉन्ट्रा है? कैश और बैंक दोनों का नाम आना चाहिए और एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट। तो देखो ये कॉन्ट्रा है, क्यों? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ये कॉन्ट्रा है
कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन इसकी बात करें अगर, तो इसमें दोनों ही डेबिट हो रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रा नहीं है। इसमें दोनों ही क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी कॉन्ट्रा नहीं है। तो कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स दोज एंट्री इन विच कैश एंड बैंक बोथ नेम आर इन्वॉल्व बट वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। एक डेबिट होना चाहिए और एक क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री में महारत हासिल है तो आप मुझे बता सकते हो कि ये एंट्री मैंने किसकी की है, कौन सी ट्रांजैक्शन की एंट्री है। तो सर ये एंट्री है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। याद है, जब हम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम कैश बैंक में जमा करते हैं तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और सर ये कौन सी एंट्री है, तो बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं जिसमें कैश जमा करते हैं बैंक में या बैंक से पैसा निकालते हैं। बैंक में कैश डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना कॉन्ट्रा कहलाता है, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके सर। लेकिन एक बात बताओ सर, ये बताओ ये एंट्री हमने क्यों करवाया, बाकी एंट्री के साथ ये भी हो जाता। इसके पीछे कारण है बेटा, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट में भी डालेंगे, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में भी डालेंगे। क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में तो अब कैश और बैंक दोनों का नाम लगाते हैं। नॉर्मली एक एंट्री का कैश बुक पर एक ही इफेक्ट पड़ता है, या तो डेबिट या क्रेडिट में, नाम दूसरे का। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री का कैश बुक पर दो इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रा कहते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रा अगर हुआ तो लेजर फॉलियो के कॉलम में हम कॉन्ट्रा लिखेंगे, ठीक है। चलो ना सर एक सवाल करवाते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक सवाल तैयार कर रखा है, ज्यादा नहीं है, बस 11 एंट्री डाले हैं। पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। हमें बोलता है कि आप डबल कॉलम कैश बुक बनाकर दिखाइए। पहली एंट्री क्या लिखा है, पहली एंट्री लिखा है कैश इन हैंड ₹5,000 एट बैंक ₹20,000। क्या करेंगे, तो ये देखो मैंने फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक का यहां लिखूंगा कैश बुक, कैश बुक, ये हमारा डेबिट साइड है। यहां लिखते हैं डेट, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं लेजर फॉलियो। इसके बाद हम लिखते थे कैश। अब क्या लिखेंगे, एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का, दो कॉलम बनेगा, ओके। इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा, ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर आ गया, ये लेजर फॉलियो आ गया, ये कैश आ गया और ये बैंक आ गया, और इसे बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है सर। आइए पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा, ये देखो ये रहा मेरा डेट का कॉलम, मैं यहां लिखूंगा जो भी मंथ होगा। जैसे मान लेते हैं जनवरी है 2020 और 1 तारीख को लिखा है 1 जनवरी को, क्या लिखा था, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो हम इसे क्या नाम देते हैं सर, हम लोग इसे नाम देते हैं टू बैलेंस बीडी। मतलब पिछले साल भी हमने कैश बुक या पिछले महीने भी हमने कैश बुक बनाया था, उसका बचा हुआ बैलेंस है। तो कैश का कॉलम में दिखाएंगे 5,000 रुपए, ठीक है। और फिर कहता है एंड कैश एट बैंक, बैंक में कितना है 20,000। तो मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा यहां टू बैलेंस बीडी, इसी बैलेंस बीडी के आगे बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे 20,000 रुपए, ठीक है। तो कैश इन हैंड कैश कॉलम में और बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में। नाम क्या लिख दिया हमने, टू बैलेंस बीडी, ठीक है जी। फिर दूसरी एंट्री क्या लिखा है, दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। आप जनरल एंट्री बता दीजिए। तो सर जनरल एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पहले मंथ लिख लेते हैं जनवरी 2020, तारीख है 2, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेजेस। पहले हम लोग क्या करते थे, अमाउंट के कॉलम में डाल देते थे, है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि पेमेंट किससे करा, तो उसने बोला है फॉर कैश, तो हम कैश कॉलम में डालेंगे। ये रहा कैश कॉलम में कितना 4,000।
और बैंक कॉलम में नहीं है कुछ तो डैश लगा देंगे, जगह छोड़ देंगे, उसके लिए निशान लगा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर अगला पढ़िए क्या लिखा है, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ 10,000, हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। अगर इतना ही बोलता तो हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट उसने बोला पेड बाय चेक, लेकिन हमने पेमेंट कैसे करा, चेक से। तो बताओ चेक से पेमेंट करेंगे तो कैश में पैसा गया या बैंक से जाएगा, सर बैंक से जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताओ बैंक क्या हो रहा है, सर बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो फिर मैं क्रेडिट में डालूंगा बाय फर्नीचर, क्योंकि इस बार पैसा बैंक से गया, इसलिए अब हम कैश कॉलम में नहीं डालेंगे, अमाउंट कहां डालेंगे, बैंक कॉलम में। तो बैंक में कितना आ गया, 10,000। अच्छा, मतलब जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, कैश में पेमेंट जाएगा तो कैश कॉलम में अमाउंट डालेंगे, बैंक से पेमेंट जाएगा तो बैंक कॉलम में अमाउंट डालेंगे, कैश में पैसा आएगा तो कैश कॉलम में डालेंगे और बैंक से में पैसा आएगा तो बैंक कॉलम में डालेंगे। इतनी सी तो बात है। ठीक है, ठीक है सर। अगली एंट्री पढ़िए क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश मिला। जर्नल एंट्री बताइए सर, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो कैश कॉलम में डालेंगे यहां पर टू राम, राम से अकाउंट, कितने पैसे मिले सर राम से, 7,000, और कैश मिला इसलिए कौन से कॉलम में डालेंगे, कैश कॉलम में। ओके ओके सर। फिर क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹8,000, मोहन से चेक मिला 8,000 का। अच्छा, कैश मिला तो हमने कैश कॉलम में डाला, मोहन से चेक मिल रहा है तो पैसा जेब में तो आएगा नहीं, कहां आएगा, बैंक में। एंट्री बताओ, एंट्री होगा सर, तुम बताओ ना, तुम बताओ सर। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, गलत हो गया बेटा, कल का कंसेप्ट भूल गए ना, कल क्या कहा था, कैश मिलता है फिर तो आप कर दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन चेक मिलेगा तो आप एंट्री नहीं करोगे, आप अचानक इमीडिएटली एंट्री नहीं कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्यों भाई, उस चेक का हमने करा क्या, ये पता लगाना पड़ेगा। तो देखो एंट्री नंबर है 5, यही पढ़ रहे ना हम लोग, इसमें लिखा था चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब ये एंट्री नहीं करूंगा मैं, पता लगाऊंगा मोहन का चेक जो मिला था, मोहन से चेक जो मिला था उसका क्या करा, तो सर सैलरी पेड सोल्ड गुड्स मोहन, ये देखो ये देखो ये देखो 8वीं एंट्री में कुछ बोला हुआ है, क्या कह रहा है, मोहन चेक, मोहन का चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब जब मुझे चेक मिला था मोहन से तो मैंने बैंक में जमा नहीं करा था। 5 तारीख को जो चेक मुझे मिला हम उसकी एंट्री करेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। 5 तारीख को जो एंट्री मुझे चेक मिला था मोहन से 8,000 का, हम उसकी एंट्री बैंक से नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक में तो हम उसे 8 तारीख को जमा कर रहे हैं। 5 तारीख को जब चेक मिला था तो मैंने उसे अपने हाथ में रखा था, और हाथ में चेक रखने की एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब इसके लेजर पोस्टिंग करो, इस एंट्री में कैश का नाम आया नहीं, बैंक का नाम आया अगेन नहीं, तो फिर इसका कैश बुक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कैश बुक में ना तो डेबिट में ना ही क्रेडिट में जाएगा। ओहो, तो इसे इग्नोर कर देंगे। हाँ, फिलहाल तो उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है सर, तो 5वीं एंट्री हम नहीं करेंगे। 6 तारीख की एंट्री पढ़िए क्या लिखा है, सैलरी पेड, सैलरी दिया ₹1,000, 1,000 रुपए बाय चेक, चेक से दिया। अब सैलरी पेड करने की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर हम कैश देते तो टू कैश, चेक दे रहे तो टू बैंक, तो हम बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय, तारीख क्या था 6 तारीख, बाय सैलरी, और बैंक कॉलम में डालेंगे कितना सर, 1,000 रुपए। ओके, ठीक है सर। अगली एंट्री क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू करण, हमने करण को माल बेचा ₹3,000, 3,000 का, रिसीव्ड बाय चेक, और मिला क्या मुझे, चेक। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे रे रुको 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 रुको, क्या उसने बोला कि हमने करण का चेक बैंक में डाला, क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स, माल बेचा करण को 3,000 का, और उससे मुझे क्या मिला, चेक, क्या बैंक में डाला,
नहीं मालूम सर। तो आगे पढ़ो ना, बैंक मोहन का सॉरी करण का चेक का क्या करा है। तो आगे देखोगे तो लास्ट में लिखा है करण चेक रिटर्न डिसऑनर, मतलब करण का चेक क्या हो गया, डिसऑनर। इसका मतलब जिस दिन मुझे करण ने चेक दिया था उसी दिन मैंने उसे बैंक में डाल दिया होगा, उसी दिन मैंने उसे बैंक में डाल दिया होगा, तभी तो वहां से लेटर आया कि सर चेक डिसऑनर हो गया। और जब हम उसे बैंक में डाल देंगे, जब हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। गुड सोल्व करा है ना। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू, कौन सी तारीख को, 7 तारीख को, टू सेल्स। और कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में, कितना, 3000 रुपए। समझ में आया? ओके ठीक है सर। अब लिखा है मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मोहन का चेक हमने कहां जमा कर दिया, बैंक में। एंट्री बताओ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहां डेबिट में लिखेंगे 8 तारीख को टू चेक इन हैंड। कितना बताओ, बैंक कॉलम में डालेंगे, वही पुराने वाला चेक कितने का था, 8000 का, वही वाला चेक डालेंगे। इसमें अमाउंट थोड़ी बताएगा। मोहन का चेक कितने का था ऊपर से देख लो जाके। फिर क्या लिखा है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ओ माय गॉड, बैंक से हमने पैसा निकाला। जनरल एंट्री बताइए। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक, तारीख क्या था बता दो, 9 तारीख को। बैंक से पैसा निकालेंगे तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ कैश क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक। और कैश कॉलम में डालेंगे, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश कॉलम में डालेंगे। कितना अमाउंट था, 5000। ओके। और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में डालेंगे यहां पर बाय नाम दूसरे का कैश, और बैंक कॉलम में डालेंगे कितना, 5000। तारीख बता दो सर, ये 9 तारीख की एंट्री है। ठीक है। फिर एक बार देखो, कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में डालेंगे, नाम बैंक का लगाएंगे। बैंक क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में डालेंगे, नाम कैश का लगाएंगे। अब बताओ, एक एंट्री का दोनों जगह इफेक्ट हो गया, तो इसे क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा वाले एंट्री में लेजर फॉलियो के कॉलम में लिख देना कॉन्ट्रा। ठीक है, सी। ओके ठीक है सर। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, कैश, दिख रहा है, ये देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कैश जमा करवाया। एंट्री बताइए। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है सर, 2000 रुपए। सर कैश का नाम आया तो बैंक कॉलम में, और बैंक का नाम है तो कैश कॉलम में। सेम नाम सेम कॉलम नहीं होता है। तारीख था 10। अगेन सर, एक एंट्री का दोनों जगह इफेक्ट हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा। समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ लो। कहता है चेक सॉरी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में चेक सॉरी कैश जमा करवाया, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे, बैंक के डेबिट में लिखेंगे कैश का नाम, कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बैंक का नाम। ओके। फिर कहता है करण चेक रिटर्न डिसऑनर। करण का चेक क्या हो गया, डिसऑनर। हमने जो करण का चेक बैंक में डाला था वो डिसऑनर हो गया। जैसे चेक डिसऑनर होगा, बाउंस होगा, मैं करण के पास जाऊंगा, उसका गिरेबान से पकड़ूंगा, भैया पैसे देगा तू, उसे डेटर बनाएंगे। और एंट्री क्या करेंगे, करण अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में पैसा कम हो जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे बाय करण। और बैंक कॉलम में कितना था करण का चेक बताओ, करण का चेक था, करण का चेक कहां गया सर, 3000 का। लीजिए 11 तारीख, डन। अब हम इसे करने वाले हैं टोटल। अब पता है एक और बात बताऊं इसमें, पहले तो हम लोगों ने कसम खाया हुआ था कि डेबिट साइड ही ज्यादा होता है, डेबिट साइड ही ज्यादा होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। सर क्यों, क्योंकि कैश तो डेबिट होगा, इसमें टेंशन नहीं लो, कैश हमेशा डेबिट होगा। देखो 7 5 12 और 5 17,000, यहां भी लिख देंगे 17,000। 17 में से 4 2 6 माइनस कर दें तो कितना बच गया, 11,000। नाम रखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस
और यही बैलेंस। अच्छा तारीख क्या रहेगा सर, जनवरी चल रहा है तो 31 जनवरी लास्ट डेट होती है। 31 के बाद कौन सा महीना आएगा, फरवरी का 1 तारीख, 1 फरवरी। और यहां क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी, और कैश कॉलम में आ गया 11,000। डन। अब जरा बैंक का देखो, तो बैंक का जरूरी नहीं है डेबिट ज्यादा होगा, बैंक डेबिट भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी ज्यादा हो सकता है। तो मैं इसे रफ में टोटल करूंगा। सर ये 20, 8, 28, 29, 30, 33,000 है। इधर देखो 5, 3, 8, 10, यही ज्यादा है सर। हालांकि ये डेबिट भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट भी, तो जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखेंगे। तो 33,000, इसमें से अगर हम 10,000 माइनस कर दें तो 23,000, इसी के आगे टू बैलेंस सीडी के आगे, और यही इसके आगे आ जाएगा 23,000। ये लीजिए, दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। पहले क्वेश्चन कॉपी करना चाहोगे तो वीडियो पॉज करके फटाफट जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लो, देख रहे हैं आपको। अब इसके बाद आंसर इसका कॉपी कर लो क्विक स्पीड में। ये लीजिए, फटाफट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। आइए अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने टीएस लेवल का एक सवाल कर लेते हैं। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं डबल कॉलम का। सबसे ऊपर लिखेंगे कैश बुक। आप डबल कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हो। ये डेबिट साइड होता है। यहां लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। फॉर्मेट तैयार हो गया। अब आइए एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन, अपने टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है असाइनमेंट, आपके पास बुक है तो बुक में से देख लो। चलिए सर, सबसे पहले क्या लिखा ये बता दो। तो लिखा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। तो ये तो पता चल गया मुझे कि 2019 का साल है, महीना है मार्च का। यहां भी डेट में लिख देते हैं 2019 और महीना है मार्च का। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद पहली एंट्री लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो हम यहां लिखेंगे 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस है 12,750 और बैंक का बैलेंस है 72,400। तो कैश का बैलेंस कैश कॉलम में और बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में। सेकंड, फिर 4 मार्च को लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ₹1200 एंड अ चेक ऑफ ₹3,200 अलाउड डिस्काउंट 400। सर डिस्काउंट को तो करते हैं साइड, क्योंकि हम डिस्काउंट कॉलम की बातें नहीं करेंगे। हमें चेक रिसीव्ड हुआ, किससे मिला, आशा से मिला। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा। तो कैश और बैंक दोनों ही डेबिट हो रहे 4 तारीख को। तो हम यहां लिखेंगे टू आशा से मुझे मिला कैश। कितना मिला सर, 1200 रुपए, 1200 रुपए। सर चेक कितना मिला, हेलो लिखूं नहीं सर, चेक कैश मिला वो तो कैश कॉलम में डाल दो, लेकिन चेक मिला तो पहले पता लगाओ क्या चेक को हमने आज ही बैंक में डाल दिया। अगर हाँ तो हम बैंक कॉलम में डाल देंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम मान लेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू आशा। चलो देखते हैं आगे किसके बारे में कुछ बोला। तो सर आगे पेड सैलरी, विड्रॉन कैश, इंटरेस्ट पेड, परचेज फर्नीचर। नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा बेटा। आप में से किसी को दिखे तो मुझे जरूर बताना। मुझे तो पूरे ही सवाल में कहीं भी उस चेक के बारे में कोई डिस्कशन करते हुए नहीं दिखा। ठीक है जी, हाँ सर मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो हम मान लेते हैं कि उस चेक को हमने सेम डेट पर क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। और बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक कॉलम में डाल देंगे 3,200। आगे मुझे इस चेक के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैंने मान लिया कि उसे बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। 7 तारीख को लिखा है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी दिया है स्टाफ को 7 तारीख को। बेटा सैलरी पेड करने की एंट्री बताओ। तो एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से दिया तो हम बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी।
और बैंक कॉलम में डालेंगे कितना अमाउंट है बेटा, अमाउंट है सर ओ माय गॉड 25,600, 25,600। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद लिखा है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा ऑफिस मतलब अपने कम खर्चे के लिए, मतलब बिजनेस के खर्चे के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला, तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने निकाला 21,900 रुपए। अब जरा चेक करो इसमें कैश क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और कैश कॉलम में डालेंगे 21,900 और बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में डालेंगे 21,900। अब बताइए क्या ये कॉन्ट्रा है, यस सर, तो लेजर फॉलियो वाले कॉलम में लिख देना कॉन्ट्रा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। कहता है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। हेलो, पेड बोल रहे हैं लेकिन पेड नहीं है, ये रिसीव्ड है। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने दिया, हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे एंट्री। अच्छा एक बात पूछूं, बैंक वाले जब आपको इंटरेस्ट देते हैं तो क्या आपके घर आते हैं, डोर बेल बजाते हैं, टिंग टिंग, सर ये आपका इंटरेस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैंक वाले जब भी इंटरेस्ट देते हैं तो वो हमारे अकाउंट में प्लस कर देते हैं, हमारे पासबुक में, हमारे खाते में उसे जोड़ देते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट और बैंक कॉलम में कितना इंटरेस्ट मिला सर, 1200 रुपए। इसके बाद कहता है परचेज फर्नीचर इन कैश, सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर और कैश कॉलम में डाल देंगे 16,500। ठीक है, ठीक है सर। सर डेट नहीं बता रहे हो आप, अच्छा डेट बता दूं। ये कॉन्ट्रा वाली विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक की एंट्री 9 तारीख की थी, ये 9 और ये भी 9। फिर इंटरेस्ट की एंट्री हमारी 12 तारीख को थी और ये फर्नीचर खरीदने की एंट्री 16 तारीख को थी। लीजिए, इसके बाद है 21 तारीख को पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक। हमने मोहन एंड कंपनी को चेक दिया, एंट्री बताना मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां दिखाएंगे 21 तारीख को बाय मोहन एंड कंपनी और चेक दिया, इसलिए बैंक कॉलम में डालेंगे कितना, 10,900। सर डिस्काउंट है, बेटा मैंने कहा ना कि हम डिस्काउंट कॉलम नहीं बना रहे। मैंने आपको बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक कैश और बैंक कॉलम वाले और एक कैश और डिस्काउंट वाले। तो डिस्काउंट कॉलम हम थोड़ी बना रहे हैं, तो डिस्काउंट के अमाउंट को क्या करेंगे, इग्नोर, डिस्काउंट के अमाउंट को क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, ठीक है सर, आप बोलते तो मान लेते हैं, वैसे मैं मानने वाला था नहीं, बेटा मानना तो पड़ेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। 24 मार्च, अगले पेज पे है, 24 मार्च को प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन हमारे पास से पैसा लेकर जाता अपने घर के खर्चे के लिए। एंट्री बताओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स और क्योंकि कैश लेके जाता है तो कैश कॉलम में दिखाएंगे कितना ले गया, 11,600। अमाउंट यहां पर मेरे को क्लियर नहीं लग रहा है, मैं 11,600 ही लिख रहा हूं। ठीक है, 29 मार्च को लिखा है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, हमने मनोज को माल बेचा, फॉर कैश में बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू सेल अकाउंट और कैश कॉलम में कितना, 14,000। इसके बाद लिखा डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, मतलब हमने बैंक में पैसा जमा करा। एंट्री बताना, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना जमा करवाया, 21,200। 21,200। अब बताओ यहां बैंक क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, बैंक कॉलम में डालेंगे 21,200 और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक और कैश कॉलम में डाल देंगे 21,200। अब बताओ क्या ये कॉन्ट्रा है,
हाँ सर कॉन्ट्रा तो है, ये दोनों जगह एंट्री चला गया तो इसे हम कॉन्ट्रा बोलेंगे। और इसी के साथ मेरा सवाल क्या होता है, खत्म। तो हम क्या करेंगे, टोटल। याद है मैंने टोटल करने का एक तरीका बताया कि कैश कॉलम का टोटल हमेशा कौन सा ज्यादा होगा, डेबिट वाला ज्यादा होगा। तो हम डेबिट वाले को पहले टोटल करेंगे कैश कॉलम में। तो ये आ गया 12,750 प्लस 1200 प्लस 21,900 प्लस 14,000। तो बेटा ये आ गया 49,850। यहां भी लिखेंगे 49,850 माइनस करेंगे 16,500 माइनस 11,600 माइनस करेंगे 21,200। तो ये आ गया 550 रुपए। मेरे सवाल में जो आंसर आ रहा है 1350 आ रहा है। और मुझे लग रहा है हमने ये जो 14,000 का सेल दिखा रखा है ना बेटा, सेकंड लास्ट एंट्री 29 तारीख को, ये 29 को था ना, और ये विड्रॉ वाला 31 तारीख को, कॉन्ट्रा वाली एंट्री 31 तारीख को। एक्चुअली इसमें अमाउंट क्लियर दिख नहीं रहा है, तो अगर मैं इसको और 12,000, मैंने 14,000 लिखा, ये 14,800 होगा तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। तो मैं इसको 14,800 ही कर देता हूं। एक्चुअली मेरी बुक में मिस पे मतलब धुंधला सा आ रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा है। आप देख लेना, आपके पास तो बुक होगा, आप खुद देख लेना। तो ये 12,800 होगा तो ये तो चेंज हो जाएगा सर। 49,850 प्लस 800 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो ये 50,650 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पेन से करता हूं। ये हो जाएगा 50,650, 50,650 और माइनस करेंगे अगर हम 50,650 का माइनस करेंगे 16,500 माइनस 11,600 माइनस 21,200, तो ये आ गया 1350। सर एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो ना। आपके पास बुक नहीं है? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे में से किसी बच्चे से व्हाट्सएप पे मंगवाया हूं बुक। ये बैलेंस शीट है बेटा, बैलेंस शीट। ठीक है, कौन सी तारीख को? मार्च है तो 31 मार्च को व्हाट्सएप पे मैंने मंगवाया है बुक, और वही बुक आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास बुक तो होती नहीं है, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो वैसे जाके पढ़ा देता हूँ। खैर एनीवे, अब हम बैंक का कॉलम का टोटल करते हैं। तो ये आ गया 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200, ये आ गया 98,000। अब मैं इसी को टोटल बना देता हूँ, इसी कॉलम को टोटल कर देते हैं ना, ऊपर वाले कॉलम में क्यों डालना। 98,000, हालांकि देखो बैंक वाले कॉलम में मैंने टोटल चेक नहीं करा, मुझे करना चाहिए था। 25,600 माइनस करेंगे, 21,900 भी माइनस कर देंगे और 10,900 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 39,600। 39,600 ओके। और यही बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे। बताओ ना, मार्च के बाद कौन सा महीना होता है? सर मार्च के बाद आता है अप्रैल का महीना, तो हम यहां लिखेंगे अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस आया 1350 और बैंक का बैलेंस आया 39,600। और ये मेरा सवाल यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट। अब अगर आप में से कोई बच्चा इसको कॉपी करना चाहता है तो जल्दी से स्पीड से इसे कॉपी करेंगे और फिर होमवर्क लेंगे। सर क्या होमवर्क दोगे आज? मैं तो सोच रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया है, 7 आप कर सकते हो, 8 से जीएसटी है। हालांकि जीएसटी वाले सवाल आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो आपका होमवर्क होगा आज का क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा ट्राई करना है, और 2 क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, 8 भी करना है और 9 भी करना है। क्या कह रहे हो सर? बस ज्यादा हो गया? चलो ठीक है, तो 10 तक ट्राई करना है। ट्राई करने में क्या जाता है बेटा, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा अगली क्लास में आप सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 10 तक ट्राई करके दिखाओगे, फिर हम इसके डाउट्स लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक विद जीएसटी वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।